नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरस के बारे में और हम जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी कि वायरस क्या होता है और वायरस के ऊपर का खोल किसका बना होता है, कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा होता है और वायरस के अंदर यानी विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। विषाणु जो होता है उसमें डीएनए, आरएनए यानी किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमने संपूर्ण विस्तार से सारी बातें समझी थी वायरस के बारे में और आज हम बात करेंगे उसी में वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वायरस के रोगों को जानने से पहले कुछ विशेष बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा इम्यूनिटी होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी हमारी जो प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, हमारे बॉडी की जो प्रतिरक्षा होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इम्यूनिटी कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम वर्क करता है और यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, वीक होगा, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला उसमें जो दिक्कत आएगी उसमें ऐसे इंसान में लगातार संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे इंसान में जिस इंसान के अंदर उसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे इंसान में संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे इंसान में इम्यून सिस्टम वीक है तो अगर उसे कोई बीमारी है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, ठीक है। और ये हमको ऊपर वाले ने कुछ विशेष चीज़ दी है जिससे हम रोगों से बच पाएँ। हमारे आसपास जहाँ पे हम रहते हैं बहुत से प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, फंगस पाया जाता है, तो उससे कई प्रकार के इन्फेक्शन लगातार होने का चांस बना रहता है, परंतु हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? हर रोज लाखों प्रकार के जीवाणुओं से हमारा सामना होता है परंतु हम बीमार नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, वो फाइट करता रहता है। दूसरी बात यह है कि इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाता है तो फिर किस तरीके से इसको हम बूस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आखिरकार ऐसी कौन सी दवाई खा करके या फिर अगर हम बोले कि वैक्सीन का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बहुत ही सिंपल और सरल तरीका अपनाया जाता है वो है टीका, ठीक है, टीका। और जैसा आजकल आप जान रहे होंगे कि कोरोना वायरस का टीका यानी कोविड-19 का टीका आ गया है और बहुत से लोग टीका लगवाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो टीका का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं वैक्सीन। ये वैक्सीन होती है और हम जानने वाले हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। मान लेते हैं कि किसी इंसान के अंदर ये कोई इंसान व्यक्ति है और इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है और फाइनली इसको बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको वैक्सीन लगाएंगे। और वैक्सीन कैसे लगाएंगे? वैक्सीन सबसे पहले बनती कैसे है? देखिए, वैक्सीन जो होती है वो या तो कमजोर या फिर मृत जो जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती हैं। यानी इन वैक्सीन के अंदर कमजोर या फिर जिसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड या फिर डेड जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा वैक्सीन बनाई जाती है। अब मान लेते हैं किसी इंसान को वैक्सीन दी गई, ठीक है, इस इंसान को वैक्सीन दी गई। अब जैसे ही इस इंसान को वैक्सीन दी जाएगी तो इसके अंदर ये कमजोर या डेड पार्टिकल्स जाएंगे बैक्टीरिया के या वायरस के और इसकी बॉडी क्या करेगी? इसकी बॉडी तुरंत पहचान लेगी, इसकी बॉडी तुरंत उसको समझ जाएगी कि ये कोई फॉरेन का पार्टिकल आया है और उसको एज ए ट्रीट करेगी एंटीजन। इसको एज ए एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन,
इसको ट्रीट करेगी और क्या करेगी, इसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो अब हुआ क्या, वैक्सीन के देने से इस इंसान के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, इसके अंदर प्रतिरक्षा बन चुकी है, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब होगा क्या इससे, अगर कभी भी जिस वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाई गई थी, इसको दी गई है, अगर कभी भी जीवन में वो वायरस इसके बॉडी में आएगा तो वैक्सीन जो इसको दी गई थी और इस वैक्सीन के देने से इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई थी, वो तुरंत क्या करेंगे, उस वायरस को पहचान लेंगी और उसको तुरंत किल कर देंगे। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। और जैसा हम जानते हैं कि छोटा जो बच्चा होता है उसको वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन जीवित या मृत या कमजोर पड़े हुए जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती है ताकि किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी को डेवलप किया जाए। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। देखिए, एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीबॉडी को हिंदी में हम कह सकते हैं प्रतिरक्षी और एंटीजन को हम बोलते हैं प्रतिजन। ये वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगस हो सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इतना कहें कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, कवक जो होते हैं वो एज ए एंटीजन ट्रीट होते हैं। हमारी बॉडी में जब आते हैं तब हमारी बॉडी उनको एज ए एंटीजन ट्रीट करती है और जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन्स प्रवेश करेंगे वैसे ही क्या करेगी बॉडी, एंटीबॉडी को बना देगी। और जैसे एंटीबॉडी बनेगी तुरंत जो भी एंटीजन आया है बॉडी के अंदर वो मर जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एंटीबॉडी कि इसका आकार कैसा होता है, तो एंटीबॉडी का जो आकार होता है वो कुछ वाई शेप का इसका आकार होता है, कुछ इसका वाई की तरह शेप होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एंटीबॉडी ये होती है। जो एंटीजेंस होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। यानी कुछ एंटीजेंस, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये एंटीजन थोड़ा खतरनाक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। और जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है नॉर्मली बिना वैक्सीन के, अगर वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को फिट नहीं कर पाएगी अपने आप में, मतलब अगर इसको अपने आप में फिट वो नहीं कर पाएगी तो होगा क्या, तो ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो हमको डिजीज कर देगा। तो हम करते क्या है, वैक्सीन के माध्यम से एंटीबॉडी को हम नंबर्स में बढ़ाते हैं ताकि अगर कोई ऐसा वायरस आया है जो हमको डिजीज कर सकता है तो वो खत्म हो जाए। तो कभी भी आप लोग ऑलवेज ध्यान रखोगे कि जब भी हमारे बॉडी में एंटीजेंस आते हैं तभी एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनती कहाँ पे है, तो हमारी बॉडी में ये WBC में बनती हैं। इसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका या कणिका, श्वेत रक्त कोशिका या फिर कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम अगर वैज्ञानिक रूप से समझें तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसको हम ल्यूकोसाइट जानते हैं, ठीक है। और यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ल्यूको का मतलब क्या होता है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, तो ल्यूको मतलब श्वेत होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। और साइट्स का मतलब होता है कोशिका। तो इसके नाम से भी हम जान सकते हैं कि श्वेत कोशिकाएं यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं WBCs। और हमारी बॉडी में करती क्या है ये, देखिए WBC के अंदर अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स। और हम सभी जानते हैं कि WBC 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो चैप्टर हमारा रक्त वाला है DLED 4 सेमेस्टर में, हमने पूरा कंप्लीटली उसको पढ़ा हुआ है और हमने एक एक बात वहां पे समझाई है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट T और दूसरा होता है लिम्फोसाइट B। जो लिम्फोसाइट T होता है ये वायरस
के अगेंस्ट काम करता है, यानी जब भी कभी वायरस का इन्फेक्शन हमको होता है तो टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट वायरस का वर्क करता है, और जो बी वाला होता है लिम्फोसाइट क्या करता है, ये एंटीबॉडी को ये प्रोड्यूस करता है, यानी प्रतिरक्षी को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब भी कभी हमको इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो हमारी बॉडी में जो WBC हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए WBC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने समझी एंटीबॉडी के बारे में। अब इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में कि कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं नॉर्मली, जो एक इंसान को जब उसका जन्म होता है उसके बाद में उसको लगाई जाती हैं ताकि फ्यूचर में उसको कोई बीमारी ना हो पाए। ठीक है, तो कौन कौन सी एंटीबॉडीज उसको बॉडी में उत्पन्न होती हैं वैक्सीन के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीन को किसने डेवलप किया था, यानी अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन के फादर कौन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन के पिता कौन है, इसको बोलते हैं टीकाकरण। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट तुरंत करें, बताएं कि टीकाकरण के फादर किसे कहते हैं, जनक कौन है। तो आप लोग सही बताएंगे, इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को हम बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि इन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स को हम बोलते हैं चेचक, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं बड़ी माता। ये बड़ी माता होती हैं। अभी इनके बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन सा वायरस होता है जो बड़ी माता उत्पन्न करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैक्सीनेशन का फादर किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं, और इन्होंने पहली बार क्या किया था, चेचक का वैक्सीन बनाई थी। और अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से जो चेचक है, चेचक जो रोग है, ये 1980 में खत्म हो चुका है। अब चेचक कभी किसी को नहीं होता है, अगर किसी को होता है तो चिकन पॉक्स होता है। जो छोटी माता है वो होती हैं, बड़ी माता अब नहीं होती हैं, और पूरे संसार से कंप्लीटली 1980 में खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियली। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो सब आपके यूपी टेट में भी काम आएगा। तो आप लोग उसको दोनों की तरीके से पढ़ाई करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि पहले मुझे डीएलएड पास कर लेना है, उसके बाद फिर मैं अलग से यूपी टेट का तैयारी करूंगी या करूंगा। तो ये सब आपके वहां भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए वैक्सीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में, क्योंकि छोटे जब हम थे तो हमने पोलियो के ड्रॉप्स पिए हैं। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के। तो पोलियो जो वैक्सीन है ये सबसे पहले जो बनाई गई थी, सबसे पहली बार जो बनाई गई थी ये वैक्सीन, ये किल्ड थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मृत थी। किल्ड वैक्सीन बनाई थी पोलियो की, और क्योंकि इसके अंदर इनएक्टिवेटेड, मतलब ये किल्ड, इसके अंदर मरे हुए जीवाणु थे, इसके अंदर मरे हुए विषाणु थे, वायरस थे, तो इसके द्वारा बनाई गई। और किसने बनाई थी, इसको बनाया था जोनास साक ने। और फिर उसके बाद यानी बहुत समय पहले 1955 के टाइम पीरियड में किसी व्यक्ति को पोलियो के इलाज के लिए, ये पोलियो ना हो जाए उसके लिए किल्ड वैक्सीन पोलियो की देते थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम वैक्सीन लाइव देते हैं, अभी लाइव वैक्सीन है, और इसको हम बोलते हैं ओरल वैक्सीन। ये ओरल वैक्सीन होती है, यानी जो हम लोगों ने वैक्सीन पी है पोलियो की, वो वैक्सीन ओरल है, और इसको डेवलप किया था एल्बर्ट सैबियन ने। ठीक है, अब यहाँ पे लाइव किल्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि किल्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल्ड सूक्ष्म जीव इसके अंदर भरे होंगे, और इसके अंदर लाइव होंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कमजोर जीवित होंगे। इसको लाइव वैक्सीन हम बोलते हैं, परंतु इसके अंदर कमजोर
जीवाणु को डाला जाता है। इसका मतलब कि जो ड्रॉप बच्चा पीता है उस ड्रॉप के अंदर कमजोर जीवाणु होते हैं, और जैसे ही वो जीवाणु उस बच्चे के अंदर पहुंचते हैं तुरंत क्या होगा, जैसे वैक्सीन बच्चा पीता है या टीका उसके इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर उसकी WBC एंटीबॉडी स्टार्ट करती है। और एंटीबॉडी जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बॉडी उसकी पहचान लेती है कि कौन सा वायरस है जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन दी गई है। तो होगा क्या, अब इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, किसके अगेंस्ट, पोलियो के अगेंस्ट। और जब भी फ्यूचर में कभी भी इस बच्चे को पोलियो का वायरस आएगा इसकी बॉडी में, अब क्योंकि इसकी बॉडी में पहले से ही पोलियो के खिलाफ मेमोरी है, स्मृति है, तो जैसे ही बॉडी में ये वायरस जाएगा तुरंत बॉडी क्या करेगी, बिना इसको पता लगे तुरंत बॉडी पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी और इसका वायरस मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती हैं। और आमतौर पर जब भी किसी बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो बच्चा पहले हफ्ते तक काफ़ी बीमार भी हो सकता है। तो वैक्सीन देने के बाद में बच्चे को तीव्र बुखार आ सकता है और उसको बीमारी भी हो सकती है। तो वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर और बात करें हम नंबर 2 पे, MMR वैक्सीन होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीजल्स, फिर है मम्स और फिर है रूबेला। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैक्सीन से मीजल्स, मम्स और रूबेला तीन यानी एक वैक्सीन से तीन प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद फिर आती है DPT, ठीक है। DPT इसको बोलते हैं डिप्थीरिया, और हम लोगों ने पढ़ा भी है इससे पहले वाले कि कौन कौन से बैक्टीरिया से रोग होते हैं। तो उसके अंदर हम डिप्थीरिया पढ़ चुके हैं कि डिप्थीरिया में क्या दिक्कत आती है, डिप्थीरिया भी पढ़ चुके हैं। फिर है पर्टूसिस, हम इसको भी पढ़ चुके हैं पीछे, तो लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। और फिर है टिटनस, और हम इसको भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक वैक्सीन जो DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी होता है, और टिटनस, इन तीनों के इलाज के लिए एक वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे तो BCG, ठीक है। BCG इसको हम बोलते हैं बैसिलस, कामेट और ग्यूरेन। इसको 2 लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक का नाम था एल्बर्ट कामेट और कैमिली ग्यूरेन। तो 2 लोगों ने इसको डिस्कस किया, इसके बारे में बताया था, इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम से इसको डाल दिया गया BCG। ये किसके लिए होता है, ये होता है TB के लिए, और TB को हम बोलते हैं तपेदिक, और इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी है पिछले वीडियोस के अंदर, ठीक है। तपेदिक यानी इसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए BCG टीका बच्चे को लगाया जाता है और काफ़ी कारगर टीका है ये। तो ऐसे कई वैक्सीन जो है बच्चों को दी जाती है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं अब कि कौन कौन से वायरस हमको समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। वायरस कौन कौन से, देखिए बहुत सारे वायरस हैं, लेकिन हमको उन बहुत सारे वायरस में से केवल हमारे काम के वायरस समझने हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में लंबा वीडियो नहीं मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मुख्य जो वायरस के रोग होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उनकी हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी को एड्स हो जाता है तो उसके बॉडी में कुछ एक्वायर्ड इम्यूनो, मतलब ये उपार्जित होता है। इसका मतलब क्या होता है, उपार्जित इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी उसके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है और इस प्रकार के कई लक्षण उसको दिखाई देते हैं और उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान की बॉडी में जब कई रोगों के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम सिंड्रोम कह देते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम, तो जब भी किसी को HIV एड्स होता है तो उसको बहुत से लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं,
जैसे उसको स्वेटिंग होता है, उसकी बॉडी में फीवर हल्का हल्का बना रह सकता है। अगर कोई उस व्यक्ति को बीमारी होती है तो वो हमेशा रहती है, कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जुकाम में भी मर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ही तीव्र उसका इम्यूनिटी वीक हो गई है, उसको HIV है, एड्स उसको है, और रात में सोया और रात में उसको जुकाम हो गया और सुबह वो मरा मिल सकता है। तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अब दिक्कत ये है कि किससे होती है। तो इसके लिए HIV, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी H का मतलब ह्यूमन, I का मतलब होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर कर दे, उसको वीक कर दे, ठीक है, HIV होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि HIV जो होता है, यानी जो एड्स होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे होता है। तो इसका वायरस कौन सा है, इसका जो विषाणु है, जो इसका वायरस है वो है HIV एड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें HIV कैसा वायरस होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। HIV एक रेट्रो वायरस होता है। कैसा होता है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो विषाणु का एक प्रकार होता है। विषाणुओं के कई प्रकार होते हैं, उनमें से रेट्रो जो टाइप है उसका वायरस का, वो HIV होता है। और इनके अंदर RNA होता है, ठीक है। इनके अंदर जो इनका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है। और अगर किसी व्यक्ति को जांच भी करवानी है कि अगर उसको HIV है, उसको जांच करवाना है, तो एड्स की जांच के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक है एलिजा और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो इन दो टेस्ट में एक्चुअली में एंटीबॉडी चेक होती है बॉडी के अंदर, और उससे जानकारी मिल जाती है कि एड्स है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके बारे में समझा होगा HIV के बारे में कि किस तरीके से ये फैलता है और किस तरीके से इसमें समस्या शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे और समझते हैं कि और कौन कौन से रोग जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं। तो इसके बाद फिर हम समझते हैं नंबर 2 पे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, इसको हम चेचक कहते हैं या फिर क्या बोलेंगे, बड़ी माता। अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं बड़ी माता? भाई नाम में तो स्मॉल लिखा हुआ है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, और उस व्यक्ति के बॉडी पर अगर चेचक हो जाएगा, बड़ी माता हो जाएगी, तो उसकी बॉडी पर और उसके चेहरे पर बड़े बड़े से दाने पड़ जाते हैं। मतलब जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े से दाने पड़ जाते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं हम बड़ी माता, ठीक है। क्योंकि उसकी स्किन पर, उसके बॉडी पे, उसके हाथों में, उसके चेहरे पर बहुत ही बड़े बड़े आकार के दाने पड़ जाते हैं, और उन दानों के फूटने से वहाँ गड्ढे ऐसे बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसको बड़ी माता बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये किससे फैलता है। तो इसका जो वायरस है, विषाणु, वो कौन सा है, वो है वेरियोला। वो है वेरियोला। परंतु अच्छी बात यह है कि अब होता नहीं है, क्योंकि 1980 से पूरे संसार से समाप्त हो चुका है। क्या है, वेरियोला। और इसमें समस्या क्या आती है, बुखार आता है और दाने पड़ जाते हैं बड़े बड़े बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो अभी होता है इंसानों को, वो होता है चिकन पॉक्स। वो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तीसरा बात करते हैं चिकन पॉक्स। इसको बोलते हैं छोटी माता। और ये किससे होता है, ये होता है वेरिसेला से। किससे होता है, वेरिसेला वायरस से होता है। ये वेरिसेला विषाणु से होने वाला रोग होता है। और इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर स्किन पे, हमारे बॉडी पे, हाथों पे ज़्यादा बड़े स्पॉट नहीं पड़ते हैं। यानी जो दाने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो ज़्यादा होते भी नहीं है, संख्या उनकी कम होती है, ठीक है। तो ये समस्या है छोटी माता का। तो आप लोगों ने समझा होगा
कि किस तरीके से ये दिक्कत उत्पन्न हो जाती है बच्चे के अंदर। और जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाएगा, छोटी माता हो जाएगा, तो उस इंसान के बॉडी पर छोटे चकत्ते, छोटे दाने पड़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उसको फीवर भी रहेगा, उसके गले में दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स होते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि गांव में अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो गांव में कुछ धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, परंपराएं हैं कि वहां पे लोग उसको बोलते हैं कि माता जी उसके ऊपर आ गई हैं और उससे दूर रहो। तो इस तरीके से, इस टाइप से उससे बचाव किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फिर अगला जो हमारा वायरस है, रेबीज वायरस। अगली बीमारी है रेबीज। जो रेबीज रोग होता है वो कैसे होता है? जब भी कभी पागल कुत्ता काट लेता है या फिर ऐसे कुत्ता जिसके लार के अंदर रेबीज का वायरस होता है, तो कैसे फैलेगा? रेबीज वायरस के द्वारा फैलता है। तो लेकिन ये वायरस कहाँ होता है? ये कुत्ते में या बंदर में, और खासकर कुत्ते में पाया जाता है। और जब भी किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको बॉडी में कुछ सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम यानी जो उसका तंत्रिका तंत्र होता है वो सही से काम नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि उसको बहुत कंफ्यूजन रहती है, उसको मेंटली बहुत कंफ्यूजन रहती है। और उसकी बॉडी में एक्सेस मात्रा में जो लार है, ठीक है, जो बॉडी में लार है उसके लार अधिक बनने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत थूकता भी है। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो ऐसा बच्चा या फिर ऐसा व्यक्ति थूकता है, क्योंकि लार जब बनती है थूकता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसका मतलब कि रेबीज के हो जाने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है जल, इसका मतलब जल होता है, पानी होता है, वारी होता है, तोय होता है, अम्ब होता है, नीर होता है। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। तो ऐसे इंसान को जल से डर लगना शुरू हो जाता है। तो बड़ा खतरनाक रोग है ये। और इंडिया में काफी ज्यादा बच्चे रेबीज के द्वारा मर जाते हैं। तो हमको जरूरत है कुत्तों से सावधान रहने की। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो अगला कॉमन डिजीज है जो अक्सर देखने को मिलता है वो पोलियो है। लेकिन अब काफी कम केस इसके सामने आते हैं। पोलियो इंडिया फ्री कंट्री हो चुका है। ठीक है, पोलियो ये कैसे होता है? ये होता है पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है ये, यानी पोलियो विषाणु होता है जो फैलाता है। ठीक है, पोलियो विषाणु इसको फैलाता है। और समस्या इसमें क्या आती है? इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में होता है मेरुरज्जु। इसमें समस्या आती है। और इसमें जो नर्व सेल्स होती हैं, इसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, और इससे समस्या यह आ सकती है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान की बॉडी में, खासकर उसके जो पैर होते हैं, उसके पैरों में समस्या आ सकती है। तो उसके पैर छोटे हो जाते हैं, उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से दिक्कत इसमें आती है। तो हमारे बॉडी में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसको ये इफेक्टेड करता है। और जिससे हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट जो है वो सेंसेशन बिना हो सकता है, यानी शून्य हो सकता है और वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिक्कत आती है। फिर बात करते हैं डेंगू की, क्योंकि आजकल मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो रहे हैं और डेंगू की समस्या फिर बढ़ सकती है। तो जानते हैं डेंगू किससे होता है? डेंगू ये होता है डेंगू वायरस से। डेंगू वायरस से डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू विषाणु डेंगू फैलाता है। और इसमें समस्या क्या आती है? समस्या इसमें यह आती है कि इंसान को फीवर आता है। ठीक है, उसको ज्वर आएगा और फिर उसके हाथ पैरों में उसके
दर्द होता है, उसको उल्टी भी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद में उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाती बॉडी उसकी। और फिर उसके बाद में जो लीवर है यानी जो यकृत है, यकृत और तिल्ली जो हमारी प्लीहा होता है, उसमें भी सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। जो सिम्टम्स डॉक्टर चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं डेंगू डिजीज में? डेंगू में किसी भी इंसान के अंदर जो उसकी प्लेटलेट्स होती हैं, जो इसके बीमाणु होते हैं, वो एकदम कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो बीमाणु होते हैं प्लेटलेट्स, वो संख्या में कितने होना चाहिए? संख्या में वो लगभग कितना, 1.5 लाख से यानी 1.5 लाख से अगर वो 4 लाख तक हैं तो नॉर्मल है। अब डेंगू में क्या होता है कि संख्या बहुत कम हो जाती है, 1.5 लाख से नीचे पहुंच जाते हैं और लगभग 50,000 या फिर किसी किसी जो सीवियर केस होते हैं, बड़ा गंभीर केस होते हैं, उसके अंदर देखा गया है कि 10,000 तक प्लेटलेट्स पहुंच जाती हैं। और इस कंडीशन में हमारे बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है और क्लॉटिंग इफेक्ट हो जाती है। तो इससे हमारी बॉडी में जो आंतरिक अंग है उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, रक्त का स्राव हो सकता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये डेंगू। अब ये डेंगू जो है ये कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो आप लोग एक चीज जरूर समझें कि जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक फीमेल मॉस्किटो होता है और एक मेल मॉस्किटो होता है। जो डेंजर है वो फीमेल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो ही ऑलवेज बाइट करता है यानी काटता है। तो इंसानों को जो भी या जानवरों को जो भी मॉस्किटो कट करता है, काटता है, बाइट खून चूसता है, वो कौन है? फीमेल है, मेल नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए फीमेल को अंडे देने होते हैं तो उसको उसके लिए कुछ पोषण चाहिए, और पोषण कहाँ से मिलता है? हमारी बॉडी से मिलता है, ब्लड। तो ब्लड से अच्छा और क्या हो सकता है पोषण पदार्थ? तो इसीलिए वो काटते हैं। तो इस केस में कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो डेंगू फैलाता है? तो आप नाम ध्यान रखेंगे उसका, फीमेल एडीज इजिप्टी, ठीक है। फीमेल एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है वो डेंगू को फैलाता है, डेंगू कॉज करता है। और अगर बात करें मलेरिया की तो यहां पे आता है फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये फैलाता है मलेरिया को। और जो मलेरिया है वो ना तो होता है वायरस से, ना ही होता है बैक्टीरिया से। ये किससे होता है? ये होता है प्रोटोजोआ से। तो अगर हम ये बोलें कि एक प्रकार का ये प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है। और वो कौन सा है प्रोटोजोआ? इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है, और उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल मॉस्किटो है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें समझ ली हैं डेंगू के बारे में। अब जो 1-2 और बचे हैं उनके बारे में जान लेते हैं और फिर हम आज के लेक्चर को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम समझें, देखिए अगर बात करें हम कोविड-19 की, कोविड-19 इसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज जो 2019 में फैली थी। तो इसको हम कोविड-19 डिजीज कहते हैं। ये किससे फैलती है? ये फैलती है कोरोना वायरस से फैलती है, ठीक है। आप लोग एक कमेंट करें और बताएं कि आपके जहां पे आप लोग रहते हैं, क्या आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, क्या आपने कोई कोविड-19 का केस देखा कि किसी भी आपके जानने वाले को ये कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, उसको फिर भर्ती कराया गया था, उसको दवाई दी गई थी, उसका ट्रीटमेंट चला? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आपके मोहल्ले में आपको पता है तो आप लोग कमेंट करें। इससे जानने में हमको एक आसानी होगी कि इंडिया में कितने बड़े स्तर पर ये फैला है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग इसको अफवाह समझते हैं कि ये अफवाह है, ये कुछ नहीं है, ये केवल फालतू की बातें हैं। तो आप लोग अगर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास कोई केस अगर हुआ है तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट में लिखें कि हाँ मेरे आसपास कोई केस हुआ है, ठीक है।
ये कैसे फैलता है? कोविड-19 से फैलता है। और इसके सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? सिम्टम बहुत सारे हैं इसके अंदर, आपको मिलेंगे मल्टीपल सिम्टम्स, यानी आपको मिलेंगे कई सारे लक्षण, जैसे स्मेलिंग, जो स्मेल होती है ना, सुगंध, वो चली जाती है। फिर टेस्ट नहीं रहता है। और हमारी खासकर रिस्पायरेटरी, यानी जो श्वसन संबंधी समस्या है वो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, फीवर रहता है। तो इस तरीके के कई सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से एक मल्टीपल सिम्टम वाला ये डिजीज है। लेकिन फिलहाल अभी खबर मिल रही है कि कोरोना के जो दूसरे स्ट्रेन्स हैं, जो इसके दूसरे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो इसके अगर हम बोलें कि वर्जन्स हैं, जो इसके रूप हैं, वो आना शुरू हो गए हैं और उनसे इन्फेक्शन फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको अभी भी इससे बचना है और सतर्क रहना है कोविड-19 से। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे और कौन कौन से डिजीज हमको समझने हैं। एक बहुत खतरनाक डिजीज है जिसका नाम है जीका डिजीज, ठीक है। ये होता किससे है? ये जीका वायरस से होता है, जीका वायरस। और इस डिजीज में होता क्या है? जो बच्चा होता है, उस बच्चे का जो सिर होता है उसके साइज को गर्भ में ही छोटा कर देता है वायरस। उसका साइज ये होना चाहिए था, ठीक है, पर साइज उसका ये हो जाता है। तो उसके सिर के साइज को वो गर्भ में ही छोटा कर देता है। तो बड़ा खतरनाक बीमारी है और कंजक्टिवाइटिस कर देता है, आंखों में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से ये डिजीज बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कुछ बेसिक कॉमन डिजीज समझ लिए, एक और समझ लेते हैं। वो है हमारा कॉमन कोल्ड, जिसको हम आम भाषा में जुकाम कहते हैं। ये कॉमन कोल्ड है, ठीक है। ये कैसे होता है? ये होता है राइनो वायरस से। ये राइनो विषाणु से फैलता है। और जुकाम के सिम्टम्स आप सबको पता होंगे कि कौन कौन से सिम्टम जुकाम के होते हैं, जैसे ज्वर का आना, ठीक है, और सिर दर्द करना, उसके अलावा छींकना, उसके अलावा गले में दर्द होना, ऐसे कई सिम्टम्स आते हैं, नाक का बहना, है ना। तो ऐसे कई सिम्टम्स इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए ये होता किससे है? ये होता है वायरस से। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, किसका? एंटीबायोटिक्स का अगर आप सेवन करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के रोगों के लिए होता है, ना कि वायरस के लिए। तो कभी भी अगर आपको डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देता है और आपको जुकाम हुआ है तो दवाई आप मत खाएं। आप केवल हफ्ते भर थोड़ा परहेज करें, थोड़ा ठंडा चीज़ों से परहेज करें, गर्म पानी पिएं, ठीक, काढ़ा वगैरह पिएं, तो उससे फ़ायदा आपको हो जाएगा। बस आपको मेडिसिन नहीं खानी है जुकाम में, ठीक है। तो हमने बेसिक सी बातें समझ ली, कौन कौन से महत्वपूर्ण डिजीज थे वायरस के द्वारा होने वाले। और इसी के साथ में चैप्टर संपन्न होता है, फिनिश होता है। एक चीज बची है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद उसको फिनिश करते हैं। शैवाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, शैवाल और कवक के बारे में, ठीक है। शैवाल को हम लोग बोलते हैं एल्गी और कवक को बोलते हैं फंजाई। शैवाल और कवक, इसमें आपके एग्जाम में कुछ डिफरेंस पूछ सकता है कि कौन कौन से अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर ये होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवाल का जो अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन, उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी उसे हम कहते हैं, ठीक है। और कवक का जो अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, फाइकोलॉजी मतलब शैवाल और माइकोलॉजी मतलब फंजाई, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, जो शैवाल होते हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से
जो शैवाल होते हैं वो अपना खाना पकाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन पकाते हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं कि जो शैवाल होते हैं वो एक तरीके से स्वपोषी होते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो स्वपोषी होते हैं। थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। एक तरीके से स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और जो कवक होते हैं, ना तो उनके पास में होता है क्लोरोफिल ताकि वो सूर्य से खाना पका पाए, तो करते क्या है, ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये परपोषी होते हैं। और जितने भी परपोषी जीव जंतु होंगे वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि वो अपने आप खाना स्वयं नहीं पका पाते हैं। जो पौधे होंगे, जो शैवाल होते हैं, वो सूर्य के उपस्थिति में खाना पका लेते हैं, परंतु हम हैं या फिर अगर कोई और जंतु जानवर है या फिर ये कवक हैं, ये खाना नहीं पका पाते हैं। तो फिर ये किस तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं, ये खासकर सड़े गले जो बेकार की गंदी जगह होती हैं, ये वहां पे उगते हैं और वहां से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये मृतपोषी होते हैं। क्या होते हैं, मृतपोषी होते हैं। तो जो कवक होंगे वो मृतपोषी होते हैं, और इसका मतलब होता है कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से कुछ ये बातें हैं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। और खासकर जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, वो कुछ इसके अंदर कवक के टाइप्स होते हैं जो एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, और बाकी के बहुकोशिकी भी होते हैं। जैसे कवक की अगर बात करें हम, फंगस की बहुकोशिकी होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम खमीर की, जो ईस्ट है, जो खमीर होता है वो बहुकोशिकी नहीं होता है, वो क्या होता है, एक कोशिकी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुकोशिकी। ठीक है, जैसे जो मशरूम है, मशरूम बहुकोशिकी होता है, लेकिन जो खमीर है, ईस्ट जिसको बोलते हैं हम, वो होता है एक कोशिकी। तो इसके अंदर बहुकोशिकी और एक कोशिकी भी दोनों शामिल होते हैं। अगर हम बात करें शैवाल में, तो शैवाल भी एक कोशिकी होते हैं। जैसे नीले हरे शैवाल, ये एक कोशिकी होते हैं। और बाकी के जो शैवाल होंगे अधिकतम, वो बहुकोशिकी होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जीव एक कोशिका से बना है, तो वो एक सिंगल कोशिका होती है, एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, और वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत छोटी सेल होती है। अगर कोई भी जीव जंतु ऐसा है जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हम उसको आंखों से देख सकते हैं। तो ये उसका अंतर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक बातें समझी शैवाल के बारे में। अच्छा, एक बात यहाँ पे और हम जान लेते हैं कि जो शैवाल होते हैं, जैसे आमतौर पे हम जो प्लांट देखते हैं, तो पौधों में जड़ होती है। ठीक है, फिर ये तना होता है और यहाँ पे पत्ती वगैरह होती है। लेकिन एल्गी में, शैवाल में ये कुछ भी नहीं होता है। मतलब इसमें ना जड़ होती है, ना तना होती है, ना पत्ती, कुछ भी इसमें नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। बेसिकली हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो काई क्या होती है, काई को ही हम शैवाल कहते हैं। और जो सागर होते हैं, महासागर, वहाँ पे ये बहुत व्यापक स्तर पे पाई जाती हैं। और हमारे वर्ल्ड में, हमारे पूरे संसार में जो ऑक्सीजन है, उसको बढ़ाने के लिए, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका है, वो शैवालों का है, काई का है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक सी बातें समझी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है आज, और इसके मुझे लगता है कि 7-8 पार्ट्स बने होंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने 7-8 पार्ट में पूरा समझा है, ताकि कोई क्वेश्चन अगर आपके आए तो आप उसको समझ पाएं और एग्जाम में सॉल्व कर पाएं। ठीक है,
और अगर आप पूरे 7 पार्ट को देख लेंगे तो आपका डीएलएड में अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, परंतु आपका जो यूपी टेट है, सी टेट है, वहाँ पे जो साइंस आती है वहाँ पे भी आपको बेहतरीन तरीके से यानी फुल तरीके से आपको वीडियो हेल्प करने वाले हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, इसको रिकमेंड करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।